बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तारीख से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं तमीम होम के ऑनर, और बात करते हैं कि एडवानी फाउंडेशन के चेयरमैन बड़ी ज़बरदस्त शक्ति के बिजनेसमैन हैं और यकीन तो फिर रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला देरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। शक्ल तो पे रमज़ान मुबारक का दूसरा आयशा है और हमारे साथ इकबाल एडवानी साहब मौजूद हैं और बड़ी बनमुट्ठी लोगों की खिदमत करते हैं क्योंकि एडवानी फाउंडेशन चला रहे हैं। तमीम होम एक यकीन तो पे बड़ा एक इदारा है और यहाँ से गरीबों को ज़बरदस्त डिस्काउंट फराहम किया जाता है। यहाँ पे सारे आइटम मौजूद हैं और रमज़ान मुबारक के हवाले से खुद तो पे आटा, चीनी, घी, दाल तमाम तमीम होम से डिस्काउंट पे फराहम किया जाता है। बल्कि रमज़ान मुबारक में नहीं, रमज़ान मुबारक के हवाले से भी उसके बाद भी यहाँ से बड़ा डिस्काउंट दिया जाता है आने वाले ग्राहकों को। इसी हवाले से हमारी बातचीत हो गई इकबाल साहब से। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब ये बताइए कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छे से वर्क आती है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। इबादत कैसी चल रही है? इबादत भी बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इकबाल साहब, तो कहा जाता है कि आप एक बिजनेसमैन आदमी हैं, तो फिर कारोबारी सूरत हाल तो बताइएगा। कारोबारी सूरत हाल अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। मुझे तो यानी इतना बुरा काम नहीं लग रहा जितना लोग बोल रहे हैं। अच्छा काम है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा बिजनेस है। बस पाकिस्तान में बस एक प्रॉब्लम आ जाती है जो मेरे जैसे जो बाहर से आए हैं बिज़नेस करने के लिए, कि हमारी करेंसी बहुत डीवैल्यू हो जाती है, जिसकी वजह से हम समझे कि काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है बिज़नेस। क्यों कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो उस वजह से। बाकी पाकिस्तान में बिज़नेस बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि यहाँ बिज़नेस करना चाहिए। अगर सिर्फ एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारी करेंसी एक जगह खड़ी रह जाए, तो बिज़नेस बहुत अच्छा है। तो इकबाल साहब, जैसे जैसे मतलब डॉलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है और वहीं महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और लोगों को कहा जाता है हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिला जाए। तो जितने भी तमीम होम है जैसे आपका ये, यहाँ रमज़ान का आप बड़ा ज़बरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं, तो और के अलावा इसके अलावा जो दीगर हैं तो उनको भी डिस्काउंट फराहम करना चाहिए या सिर्फ गरीबों को एक तरफ बिठा देना चाहिए? देखिए, डिस्काउंट एक लिमिट से कोई भी जो है बिजनेसमैन जिनके डिपार्टमेंट स्टोर हैं, वो एक लिमिट से ज़्यादा डिस्काउंट दे भी नहीं सकता, क्योंकि उसके खुद के भी अखराज आते हैं, उसको खुद को भी एक्सपेंस निकालना है। वो भी अगर मार्केट में बैठा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट चाहिए, उसके खुद के घर के अखराजात होंगे। तो हर कोई अपने हिसाब से डिस्काउंट दे रहा है जिसकी जितनी कैपेसिटी है। तो मैं नहीं कोई क्लेम करता हूँ किसी ताजिर से, किसी बिजनेसमैन से, कि वो मतलब सही काम नहीं कर रहे। सब अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से डिस्काउंट भी दे रहे हैं और अच्छा काम, फलाई काम भी कर रहे हैं लोग। अच्छा ये बताइए कि आप माशाल्लाह से एडवानी फाउंडेशन चला रहे हैं, तो एडवानी फाउंडेशन जो है कितने अर्से से चला रहे हैं और क्या किसी की मदद है या अपनी मदद आपके थे? देखिए, मैंने एडवानी फाउंडेशन तो मुझे 1 साल ही हुआ है, पूरे 1 साल भी पूरा नहीं। मुझे तो यहाँ आए हुए 1.5 साल हुआ है, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं था। तो उसके बाद एडवानी फाउंडेशन बनाई और मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मेरा सेविंग होम डिपार्टमेंट स्टोर वर्ल्ड वाइज है ना, काफ़ी मुल्कों में है। तो उसके प्रॉफिट के अंदर एक परसेंटेज मैंने तय कर लिया कि वो परसेंटेज में फलाई कामों पे खर्च करूँगा। तो जो एडवानी फाउंडेशन जो मैं चला रहा हूँ, वो उसी सेविंग होम का एक परसेंटेज आ रहा है, उसी के ज़रिए जितने फलाई काम हो रहे हैं उसी के ज़रिए हो रहे हैं। यानी किसी से लेना वेना कुछ भी नहीं है। अपनी जो काम है, खुद का बिजनेस है, उसी बिजनेस में एक परसेंटेज तय करके मैं फलाई काम कर रहा हूँ। अच्छा, फाउंडेशन में क्या क्या काम कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन के जरिए? अभी तो मैंने कहा भाई अभी शुरुआत ही हुई है, तो अभी मैंने तो मेडिकल कैंप लगा रहा हूँ, यानी पाकिस्तान, कराची में और कराची के बाहर भी, उन इलाकों में जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, उन इलाकों में हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं। उन मेडिकल कैंप में हम लोग ये करते हैं कि फ्री मेडिसिन देते हैं और चेकअप जितने भी हो सकते हैं। 8-10 डॉक्टर होते हैं इसमें, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, स्किन के डॉक्टर, डेंटिस्ट जो, और लेडीज़ अमराज के डॉक्टर, इन सब डॉक्टर को हम लोग लेकर वहाँ जाते हैं, वहीं चेकअप होता है, वहीं मेडिसिन हम लोग देते हैं। अच्छा इकबाल साहब, आपका सेविंग होम जो है यहाँ पर तमाम आइटम मैंने देखा बड़ा खूबसूरत बना है, तो क्या आने वाले ग्राहकों को क्या फैसिलिटीज मुहैया करते हैं आप? मतलब फैसिलिटीज़ यही है कि मैं प्राइस बहुत कम रखता हूँ, यही सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ है कि आप जो देखें मेरे शोरूम में मेरे प्राइस बहुत कम होंगे, क्योंकि मेरा खुद का इंपोर्ट भी है। मैं चाइना से भी इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं यूएई से भी काफ़ी माल मंगवाता हूँ और यहाँ भी मेरी काफ़ी अच्छी परचेजिंग है। तो मेरे परचेजिंग
ऐसी है कि मुझे काफ़ी दूसरों के मुकाबले में काफ़ी कम प्राइस में माल मैं ले रहा हूँ, तो मैं प्राइस मैंने बहुत कम रखे हुए, यही एक इससे बड़ी फैसिलिटी क्या दे सकता हूँ। अच्छा, रमजान मुबारक का जब मुकद्दस महीना शुरू हुआ तो यकीन तौर पे आपके सिमी में एक बड़ा रश होगा खरीदारों का, तो उसमें तकरीबन इस दौरान क्या क्या आइटम गए ज़्यादातर? बस ज़्यादातर ये फूड स्टफ आइटमें गई हैं, जो खाने पीने की आइटम जो रमज़ान में ज़्यादा चलती हैं, उस पर बहुत वो हमको ऑनलाइन में भी बहुत था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को कुछ ज़्यादा माल ले लेना था, क्योंकि वक्त जो जैसे सीज़न शुरू हुआ माल शॉर्ट बहुत हो गया और हमारे पास जितना माल था वो बिक गया, और कंपनी से जो माल आ रहा था फूड स्टफ का, मसलन चीनी, आटा, घी, चीनी, आटा, घी हो गया, चीनी हो गई, फिर दालें हो गई, दूध हो गया, ये रूह अफ़ज़ा वगैरह हो गया, ये एंड में काफ़ी शॉर्ट हो गया था। लेकिन अभी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे पहले से इसके लिए प्लान करके लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। हमको ऑनलाइन पे भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल गया, तो इन चीज़ों पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहा और एंड टाइम पे माल भी कम हो गया, बट बाद में दोबारा हमको सप्लाई मिल गई, लेकिन इन फ्यूचर अब नेक्स्ट ईयर उसके लिए पहले से प्लान पर करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात आप ये बताइएगा कि अभी हम बात करते हैं, चले वापस एक बार फिर बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। आपने बताया, मैंने जैसे कहा था कि डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो महंगाई हो जाती है। अब इतनी नई हुकूमत आई है, इस नई हुकूमत से आप क्या तवक्कात रखते हैं कि आया बिजनेस महंगाई में कुछ कमी आएगी? देखिए, महंगाई जो मेन महंगाई हो रही है उसकी वजह ये है कि लोग उसको पता नहीं किस तरह से देख रहे हैं। पाकिस्तान जो ज़्यादा है इम्पोर्ट पे ज़्यादा चलता है, तो जब आपका डॉलर बढ़ जाता है, आपका रूपी डीवैल्यू होता है, तो सीधी बात है आपकी इंपोर्ट महंगी हो जाती है। तो ज़्यादा हम इंपोर्ट पे हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। अगर हम पहले इसको कंट्रोल कर लें, सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए नई गवर्नमेंट का कि डॉलर को कंट्रोल कर लें, रुपी रीवैल्यू नहीं हो, तो हमारे मुझे लगता है काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान को अगर तरक्की देनी है तो पाकिस्तान के लिए फ़ॉरेन इन्वेस्टर आना बहुत ज़रूरी है। जब तक पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता है, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली नहीं आगे बढ़ सकते जब तक फ़ॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता। अब फ़ॉरेन इन्वेस्टर उसी सूरत में आएगा कि आपकी रुपीस स्टेबल है कि नहीं। अगर आपकी रुपीस ऊपर नीचे होती रहेगी तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। अच्छा, एक बात साहब ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, इबादत भी चल रही है, रोज़े भी चल रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि घर में जब इफ्तार का टाइम हुआ हो तो बच्चे ने कुछ फरमाइश कर दी हो कि अबू आज ये चाहिए, तो आपने कहा कि नहीं रोज़े का वक्त अभी नहीं कर सकता, बाद में करूँगा, तो बच्चा नाराज़ हो गया हो, तो ऐसा कोई वक्त आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे बड़ी सोच के डिमांड करते हैं कि कितना किस टाइम पे डिमांड क्या करनी है। तो डिमांड की नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ अभी तक फिलहाल तो, लेकिन वो जो डिमांड करते हैं वो उनको पता है कि इनके बाप की कैपेसिटी कितनी है टाइम के हवाले से, और तो वो उसी तरह से डिमांड करते हैं। डर के मारे ना बोलते हो? नहीं, ऐसा भी नहीं, मेरे बच्चे मेरे से डरते नहीं है। अच्छा, नहीं डरते? नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? नहीं, एक डरते नहीं है, कभी मैंने इतना कुछ किया ही नहीं है, कोई स्ट्रिक नहीं रहा को बच्चों के साथ, तो वो कोई ऐसा खौफ भी नहीं है, वो बच्चे मेरे से नहीं डरते। अच्छा, बात साहब ये बताइएगा, जैसे कभी आपके ध्यान में आया कि जैसे आपने एक फाउंडेशन बनाई है या एडवानी फाउंडेशन, आपने सोचा कभी इससे भी बड़ी एक और कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया जाए जो गरीबों को बड़ा रिलीफ मिले? कभी आपके ध्यान में कुछ तरकीब आई है? देखें, गरीबों को फ़ायदा पहुंचाना के लिए तो मुझे काफ़ी काम करने हैं, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी जो होगी उसके हिसाब से करता रहूँगा। मेरा कोई ख्वाब नहीं है, सही बात बताऊं, कोई बड़े ख्वाब नहीं है, बस मैंने यही सोचा है कि मुझे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। अब वो जितना मेरी कैपेसिटी में है मुझे उससे फ़ायदा पहुंचाता रहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे फ्यूचर बनाओ फ्यूचर बनाओ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो पता चला फ्यूचर एक्चुअल है क्या। ये तो 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र है, फ्यूचर तो इसके बाद का है। अब उसके बाद का फ्यूचर किस तरह बनाएं, तो उसके बाद का फ्यूचर तो इसी तरह बन सकता है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। आप जितना लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो समझे आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं। मरने के बाद सबसे बड़ा फ्यूचर तो वही है, ये तो बस 50 60 70 साल की एज है, उसके बाद तो आपका फ्यूचर नहीं है। तो अगर किसी गरीबों को फ़ायदा पहुँचाते या लोगों को फ़ायदा पहुँचाते, भूखे को खाना खिला देते हो या किसी को जो बिजनेस में टूट गया उसको सपोर्ट करते हो, लोगों की किसी भी तरह से आप हेल्प कर रहे हो, तो देखा जाए तो आप अपनी हेल्प कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि कारोबार जब आपने शुरू किया तो उस कारोबार में आपके वालिदैन की कितनी मोहब्बत और कितनी दुआएं थी? देखिए, वालिदैन का सब जो भी है आपके माँ बाप की दुआओं की वजह से आप तरक्की करते हैं। और मैं इस तरह से लकी हूँ कि जब मैं छोटा था, जब घर पे जाता था तो हर वक्त अपनी माँ को जा नमाज पे ऊपर देखता था, माशाल्लाह। और इसके बाद शादी हो गई और
इसलिए मैंने लकी कहा कि शादी हो गई और कुछ अरसे बाद जब भी मैं घर जाता रहा तो मैं अपनी वाइफ को जानमाज पे देखता रहा। तो मैंने सोचा कि यार मुझे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, और वही हुआ। अच्छा, ये बताइए कि मैंने सुना है कि आपके दोस्तों से मैंने सुना है कि आप बचपन में बड़े शरारती थे और अब्बू जब स्कूल नहीं जाते थे तो वालिद साहब आपको मार देते थे, बात दुरुस्त है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पढ़ाई में बहुत आगे था। अच्छा। हाँ, वालिद साहब को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। थोड़ी एक आध दफा नहीं क्रिकेट खेलने जा रहे हो, कोई क्रिकेट सब खेली है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ मेरी यानी काफ़ी अच्छी रही है। यानी मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा था। वालिद साहब को कभी ये प्रॉब्लम मेरे से नहीं हुई कि स्कूल नहीं जा रहा बच्चा। नहीं तो अम्मी से कभी आपने कोई फरमाइश की कि अम्मी आज मेरे को ये खाना है, और अब्बू से कहें ये मुझे ला के दे, तो कभी फरमाइश आपकी पूरी आपने अपने बच्चों की देखी? हाँ, मेरे माँ बाप ने जो हम लोग जो देखे, मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक था मेरा, तो हमको भी पता है कि आपके पेरेंट्स की क्या पोजीशन है, तो उसके हिसाब से आप फरमाइश करते हैं। तो उसके हिसाब से जब कभी फरमाइश की तो मुझे लगता है पूरी कर दी जाती थी। तो इसका मतलब है कि आपके वालिदैन ने बड़ी मेहनत की और मेहनत करके आपको ये तनावर तक बना के आपको खड़ा किया। नो डाउट, आपके पीछे तो आपका बैकअप फैमिली का ही होता है, माँ बाप हो गए, फिर आपके भाई हो गए, सबका सपोर्ट ही था, तभी इतना आगे आए हम। अच्छा, ये बताइए कि रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, तो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं लोगों को? बस रमज़ान मुबारक का मेरे हिसाब से मैं ये बात कहूँगा कि जैसे हम लोग रमज़ान में नमाज़ें पढ़ रहे हैं और अपना दिल बहुत नरम कर लेते हैं, रहम बहुत आ जाता है, इसको हम लोग रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करें। नमाज तो देखिए फ़र्ज़ है, सही है, सिर्फ रमज़ान में पढ़ने के लिए तो नहीं है ना, पूरा साल पढ़ना चाहिए। तो हम रमज़ान में हम लोग ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं, ज़्यादा इबादत करते हैं, यही इबादत हम रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करें, और जितना हमारे रमज़ान में हमारे दिल में जितना रहम आ जाता है उसको भी पूरा साल कंटिन्यू करें। अच्छा इकबाल साहब, एक दफ़ा आपसे मेरी बातचीत हुई थी किसी भी मौजू पर कि लोगों ने जगह जगह पर जो है वो दस्तरखान बनाए हुए और लोगों को भिखारी बना दिया है। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, रमज़ान के अलावा की बात कर रहा हूँ, रमज़ान में जितनी भी नेकी की जाएगा, ये दस्तरखान लगने चाहिए ही नहीं लगने चाहिए आम दिनों में? देखिए अभी यार हर किसी की अपनी सोच है, वो जो दस्तरखान वाला लगाते हैं उनकी अपनी सोच है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि ओके दस्तरखान लगने चाहिए, ठीक है आपने खाना, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पास ये होना चाहिए कि जो हम ऐसे इस तरह लोगों की मदद करें कि वो एक बार मदद कर ली तो मतलब उसको वो खुद कुछ अरसे बाद अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। हम दस्तरखान लग रहे हैं ओके, इसके साथ साथ हमको ये करना चाहिए कि आज डिजिटल दौर आ रहा है, बल्कि डिजिटल दौर आ गया है, आगे वक्त में किस तरह के लोगों को किस तरह की एजुकेशन चाहिए, अगर उस तरह के इंस्टीट्यूट हम बना दें, यानी ग्राफिक डिज़ाइनर हम बनाएं, ऑनलाइन पे बिजनेस किस तरह किया जाता है उसके इंस्टीट्यूट बनाएं, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस एजुकेशन के लिए छोटी छोटी इंस्टीट्यूट बनाएं, उसमें फीस नहीं ले हम लोग बच्चों से, उन जो नए स्टूडेंट हैं, वो मुझे लगता है वो एक काम करना चाहिए जो मैंने यहाँ नहीं देखा, क्योंकि इस तरह की इंस्टीट्यूट होनी चाहिए और ये हर जगह होनी चाहिए। जिस तरह दस्तरखान आपको हर जगह नज़र आते हैं ना, ये इंस्टीट्यूट हर जगह नज़र आनी चाहिए, जहाँ बच्चों को फ्री तालीम दी जाए, और तालीम वो जो आज के दौर के हिसाब से जो डिजिटल दौर आ रहा है उस तरह की तालीम दी जाए, तो ये फिर आप एक वक्त ऐसा आएगा कि हमको दस्तरखान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ इकबाल एडवानी साहब मौजूद हैं और यकीनी तौर पे कहा जा रहा है कि ये एडवानी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और होम के ऑनर है, और इनके वहाँ जो भी सामान है उस पर बड़ा ज़बरदस्त डिस्काउंट फराहम किया जाता है रमज़ान मुबारक के अलावा भी। तो चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और भी तहरीक है दस्तरखान पर और बात होगी मदीने शरीफ की। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी इकबाल एडवानी साहब से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी और ये बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन और हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। इस वक्त तहरीक दस्तरखान पे बड़े ज़बरदस्त खाने लगे हुए हैं, जिसमें नारी भी है और मैं देख रहा हूँ कि भाई ज़बरदस्त चिकन भी मंगाई है, तो कभी मंगाया तो बड़ा ज़बरदस्त इनसे गुफ्तगू होगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक के जो मुक़द्दस महीने में कहा जाता है कि ज़कात दी जाए और ज़कात देने के बाद किसी को बताया नहीं जाए, और कोशिश करो कि अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी शख्स भूखा ना सोए, क्योंकि रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीना आपको मोहब्बत प्यार सिखाता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सहरी कर लो और सहरी में बरकत होती है। इकबाल साहब ये बताइएगा, हम सहरी के दस्तरखान पर मौजूद हैं, आपने बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया है, तो क्या आम दिनों में भी ये सहरी का एहतमाम करते हैं? नहीं, आम दिनों में तो मैं सहरी यानी घर पे ही करता हूँ, तो ऑफिस पे तो सहरी होती नहीं है, क्योंकि 1 बजे हमारे शोरूम बंद हो जाते हैं, तो 1-1:30 बजे मैं घर चला जाता हूँ, वहीं सहरी कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि सहरी में आपको क्या चीज़ पसंद है? देखिए, सहरी में मैं थोड़ा लाइट ही रहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेता, यानी इतना मतलब हल्का 1-2 सैंडविच खा लिए, या घर में जो भी बनते हैं यानी लाइट ही ज़्यादा खाना बनता है, यानी हल्का 1 आधा सालन खा लिया और इस तरह, और लस्सी पी ली, तो क्योंकि रोज़ा भी रखना होता है तो मैं ज़्यादा लस्सी पीना ज़्यादा लाइक करता हूँ कि। अच्छा ये बताइए कि आज आपने जो है वो ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया है, जिस तरह नारी रखी है, तो क्या आप नारी ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, वो तो ऐसा है कि आप लोग आए थे तो मैंने इसलिए 2-3 सालन बना दिए, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा। पर बाज़ बार ऐसा होता है ना, किसी को हम बुलाते हैं तो अब उसकी चॉइस का कुछ अंदाज़ा नहीं होता, तो उसके हिसाब से 3-4 आइटम मंगवा लेते हैं, तो उसमें से एक आइटम उसको पसंद होती है, तो इस हिसाब से हमने कुछ ज़्यादा वैरायटी मंगा ली थी। अच्छा इकबाल भाई ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में आपने मदीने शरीफ, मक्के शरीफ गए, वहाँ पे खाना काबा की रौनक देखी, वहाँ अजमा खजूर से भी रोज़ा खोला, आब ज़मज़म पिया, फिर मदीने शरीफ गए, वहाँ पे आपने तराबियाँ भी पढ़ी, नमाज भी पढ़ी, रोज़ा भी खोला और अजमा खजूर भी खाई और दीगर खजूरें भी खाई। तो सबसे पहले मक्के शरीफ की, जो मदीने शरीफ की, आप बताएं कि वहाँ कैसा लगा? नहीं, नो डाउट, मक्का और मदीना में अगर आप इफ्तारी कर रहे हो, सहरी करते हो, तो उसकी बात ही अलग है। तो वहाँ पर इस तरह होता है कि जब आप मक्का का मैं बता रहा हूँ, मक्का में हम लोग जब इफ्तारी करते हैं तो वहाँ दस्तर यानी उसको सुफरा कहते हैं, सुफरे बहुत बड़े बड़े बिछाए जाते हैं, लोग अपने अपने तरफ से बांटते रहते हैं, तो वहाँ आपको ऐसा एक बहुत ज़्यादा ही रौनक नज़र आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ हर मुल्क का लोग हैं, सिर्फ एक ही मुल्क के नहीं है, दुनिया भर के लोग हैं, और उनके साथ जब आप इफ्तारी कर रहे होते हैं, जब इनके साथ आप खड़े होते हैं, खा रहे होते हैं, तो वो एक अलग ही मंजर हो जाता है, और सब मुसलमान लोग होते हैं, तो एक यानी ऐसा है कि आप इसको अल्फाज में बयान नहीं करते सकते, लेकिन बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि बस आपका दिल होता है कि बस ये वक्त ख़त्म नहीं हो, आप मदीने में करें या मक्का में करें, इफ्तारी करें, सहरी करें, वो ऐसा वक्त होता है, उस तरह के लोग आपको नज़र आएंगे, पूरी दुनिया के लोग नज़र आएंगे, वाइट ब्लैक सब होंगे, और आपको लगेगा कि देखें यार, और एक ही तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज सबकी एक जैसी होती है, तो वो माहौल एक अलग ही माहौल है, और हर किसी जो भी उधर जाता होगा उस माहौल को बहुत मिस करता होगा जब वहाँ से निकलता होगा। अच्छा ये बताया कि जब इफ्तार का वक्त होता था और ज़बरदस्त वहाँ पे इफ्तार लगा हुआ है, खजूरें लगी हैं, तो वो मंजर क्या था, उस मंजर को बताएं जरा। बस यही है कि वहाँ की जो चीज़ें, हम लोग तो वहीं रहे हैं तो सब खाते हैं, कावा पी लिया वहाँ का, वहाँ पे लब्बन आता है जो वो है, फिर वो एक क्या बोलते हैं, एक दही के अंदर हम लोग एक मसाला डालते थे, वो बहुत अच्छा सब मिक्स करते हैं बहुत, तो वहाँ का एक अलग ही मंजर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी अच्छे तरीके से एहतमाम किया जाता है, वहाँ उस हिसाब से एक अलग है, यहाँ का भी एक अच्छा मंजर है, तो बहुत ही अच्छा है। यानी ऐसा है कि आपको याद आता है, आपका दिल भी करता है कि दोबारा जाया करें, और हमें तो खैर मुझे पास तो वहाँ की रेसिडेंस है, तो मैं तो कभी भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, लेकिन मेरी शायद फर्स्ट रमज़ान है पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ भी अच्छा है, और वहाँ का तो खैर बात ही अलग है। जब आप रोजे में होते थे और रोजे में जब एहराम बांधा और एहराम बांध के जब सफ़ा और मरवा और खाने काबा के चक्कर लगा, तो वो मंजर क्या था, उसका बताएं जरा। हाँ, रोज़े में आप जब उम्रा कर रहे हैं तो वो एक अलग ही मंजर होता है, और एक अलग एनर्जी भी बहुत होती है कि आपको रोज़े की कोई फीलिंग भी नहीं रहती। यानी जब आप तवाफ़ कर रहे हैं, सफ़ा मरवा में जा रहे हैं, सब उम्रा पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है कि आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और आपको कोई फील नहीं होता। तो आप जब सफ़ा मरवा पहुँचे, एहराम बंधा हुआ है और आपने उम्रा करने से सफ़ा मरवा पहुँचे, तो वहाँ पे जो 7 चक्कर लग रहे हैं, तो उस चक्कर में कुछ मंजर सुनाएं। बस 7 चक्कर लग जाते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी उम्र से वहाँ चला गया था, यानी 17 साल की उम्र में मेरा उम्रा और 17 साल की उम्र में हज, तो मेरे लिए तो बहुत छोटी एज से मैंने वो काम शुरू किया, वहीं हूँ। तो सफ़ा मरवा में अगर हाँ जब आप उम्रा करने जाते हैं रोज़े में, तो भी मुझे लगता है कि ऐसी एनर्जी आ जाती है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग्स होती है, एक अलग जज्बा होता है कि आप उम्रा कर रहे हो और रोज़े में कर रहे होते हो, तो आपको एक खुशी बहुत होती है, उस खुशी की वजह से आप में एनर्जी इतनी आ जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कब आपका उम्रा खत्म कब। अच्छा, जब मक्के में थे, जब आप सहरी के दस्तरखान पे या इफ्तार के मकाम, तो अम्मी याद आई या अबू याद है, घर फैमिली याद घर, आपको ऐसी जगहों पे हमेशा घर याद आता है, आपको आपके हर करीब का बंदा याद आता है,
जब भी आप उम्रा करोगे, ये मैं जब पहला उम्रा भी कर शुरू नहीं किया था, मैंने घर पे फ़ोन किया, उस वक्त तो मोबाइल थे भी नहीं, तो कोइंस से होते थे, फ़ोन किया और उम्रा ख़त्म करके फ़ोन किया। तो वो तो आप कुदरती बात है, जब आप ऐसे कोई भी काम कर रहे होते हो जिसमें आपको बहुत खुशी हो रही होती है, तो आपको अपना घर, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन बहुत याद आते हैं और उस वक्त आप उनसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट करते हैं। अच्छा इकबाल भाई, जब आपने इफ्तार किया और इफ्तार के बाद जब जिस वक्त नमाज के लिए खड़े हुए, तो वो मंजर क्या था? क्या अजानें थी और क्या? बस यही है कि आप उसकी आप क्या अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते कि वही तो बयान करें आज। ये तो वही बोल रहा हूँ ना कि बस वो फीलिंग्स एक ऐसी होती है, वो जो फीलिंग्स होती है उस फीलिंग्स को आप किस तरह यानी बयान नहीं कर सकते। बस यानी जब आप इफ्तारी कर रहे हैं, फिर नमाज पढ़ रहे हैं, वो फीलिंग्स एक आदमी की पाकिस्तान में है, फीलिंग्स तो उसकी भी वही होती है। बस आपके सामने काबा है, वो फीलिंग्स हो। लेकिन मैं आपको कहा कि मैं 17 साल की उम्र से चला गया, तो जब मेरे लिए तो यानी वो बहुत इजी हो गई जगह, आना जाना, हफ्ते में चले गए। तो फिर भी नो डाउट कि फीलिंग्स तो रहती है और बहुत ज़्यादा। हाँ, जब उधर नहीं अब इधर हैं तब ज़्यादा फील होता है कि यार वो मंजर बहुत याद आता है। अच्छा, जब वो मंजर याद आता था, शहरी के दस्तरखान पे बैठे मदीने में या मक्के में, तो उस वक्त ये ध्यान में आया कि यार मेरी वालिदा मोहतरमा मुझे शहरी में ये चीज़ बनाया करती थी और आज मुझे ये चीज़ नहीं है यहाँ पर, तो कभी ख्याल आया था? हाँ, ऐसा होता है कि वो आप जो घर की जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको वहाँ नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर उस वक्त आपको ये होता है कि उस वक्त एक अलग खुशी भी होती है कि आप मक्का में सैरी कर रहे हो और एक मदीना में कर रहे हो, तो ज़्यादा इतना फील नहीं होता उस वक्त। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती खाने के लिए। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, वो जगह ऐसी होती है कि वहाँ आपको जो भी खाना मिलता है आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चले, आपने मक्के की बात की, जब मदीने गए, एक मदीने का सफर होता है रोजे की हालत में और एक लंबा सफर 6 घंटे या 5 घंटे या 4 घंटे, तो उस वक्त क्या फील कर रहे थे? देखिए, मदीने का सफर क्या है कि आपको 4 घंटे का सफर है जिद्दा से। तो जब आप रोजे में मैंने कम सफर किया बाई रोड जिद्दा से मदीना, लेकिन वो बस ऐसा ही है कि आप मदीना जा रहे हो तो आपका सफर भी बहुत अच्छा ही कट ही जाता है कि आप मदीने जा रहे हो जिद्दा से। तो जिद्दा से मदीना जाना हम लोग तकरीबन हर महीने 1-2 बार जाते रहते थे, तो हमारे लिए वो एक रूटीन सी हो गई थी, कोई इतना बड़ा यानी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा, जब मदीना पहुंचे, मदीना खजरा को देखा, एक हरा गुंबद देखा, रोज़े रसूल देखा, उसके बाद आप जो है रियादुल जन्नह में गए, नमाजें पढ़ी, तो वो मंजर क्या था? नो डाउट, अभी मैं ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं ना, जो मदीना और मक्का, ये मैंने 17 साल की उम्र में सब कर लिया था। तो अब 17 साल की उम्र में जो होती है सोच, उस सोच के हिसाब से था वो। हाँ, अगर आप 40 साल 50 साल की उम्र में मक्का या मदीना जाते हैं तो आपकी फीलिंग्स एक अलग हो जाती है, और आप इतनी छोटी एज में चले जाते हैं तो वो फीलिंग्स उस तक वो फीलिंग्स नहीं आती जो 40-50 साल तक आपने मक्का नहीं देखा, मदीना नहीं देखा, और फिर आप देखते हो तो उसकी एक फीलिंग अलग हो जाती है। वो देखते ही रो पड़ते होंगे और रो पड़ते। अगर मैं भी 40-50 साल तक नहीं जाऊँ मक्का मदीना और फिर अचानक मैं जो उम्रा हज करने जाऊँ तो काबा को देख के मैं रो पड़ूंगा। लेकिन मेरी एज ही इतनी छोटी थी 17 साल की उम्र से, तो वो वाली बात तो नहीं आई। लेकिन अच्छा, आपने बार बार मुझसे कहा कि 17 साल की उम्र से, तो 17 साल की उम्र से वहाँ कारोबार के सिलसिले में गए थे या सिर्फ उम्र ही करने गए थे? नहीं, मैं तो कारोबार के लिए गया था ना। 17 साल की उम्र में चला गया था मैं, मेरे बड़े भाई उधर थे, उनके पास चला गया था। यानी सीधी बात है, मैंने कहा मैं काफ़ी गरीब फैमिली से था, यानी मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे लिए रोज़गार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नो डाउट। तो फिर उसके लिए गए थे। लेकिन वो जगह मतलब हम लोग इस तरह से लकी कह सकते हैं अपने आप को कि हमको रोज़गार भी वहाँ मिला और इस्लाम भी बहुत करीब से हर चीज़ सीखने को मिली, मक्का मदीना मिल गया और साथ में रोज़गार भी मिला। तो इस हिसाब से हम लोग बहुत लकी हैं जो भी सऊदी अरब में छोटी एज में गए। लेकिन मेन मकसद सीधी बात है कि रोज़गार था, लेकिन उसके साथ आपको मक्का मदीना मिल गया और इस तरह मिला कि आपका जब दिलो आप जा सकते। जैसे आपने कहा कि जब मक्के में थे आप रोज़ा खोलते थे, तो क्या जब मदीने की तरफ गए तो अपने दोस्तों के साथ गए होंगे? तो दोस्त मक्के में भी थे या मदीने में अपने दोस्तों के साथ? नहीं, वो ऐसा था कि हम लोग जिद्दा के कुछ दोस्त होते थे जो जिद्दा में हम लोग साथ काम करते थे, उनके साथ मक्का चला गए स्टार्ट में और उनके साथ ही मदीना चले गए। तो वो बस साथ ही जाते थे, साथ ही आ जाते थे। तो मदीना जाना बहुत हो जाता था, मक्का बहुत जाना होता था। फिर शादी हो गई, शादी के बाद फैमिली के साथ जाना आपने बताया कि अपने दोस्तों के साथ जाते थे, तो दोस्तों के साथ जब मदीने में आपने इफ्तार किया होगा या सहरी की होगी, तो वो मंजर क्या था? दोस्त आपस में कहते होंगे यार ये चीज मंगाया, ये खाएंगे, इतना करेंगे? नहीं, हम लोग जो मेन इफ्तारी थी हम लोग वो उसी सुफरे पे कर लेते थे। अच्छा,
उसमें कोई डिमांड नहीं थी कि ये है ना वो है, जो उस वक्त था सब अच्छा था। खजूर है जो चलो यार एक बार आज हम बाहर करेंगे वो तो फिर हम वो तो इफ्तारी के बाद आप लोग खाना खाने जाते हो तो करीब में सब रेस्टोरेंट है वहाँ पर, तो उस रेस्टोरेंट में आपको जिसको जो दिल होता है वो खा लेता है। तो वो तो हम लोग अलग अलग बाद में खाते थे, मतलब वो समझे तरावी के बाद या ईशा की नमाज के बाद या ज़्यादातर तरावी के बाद फिर हम लोग खाना खाने जाते थे। लेकिन इफ्तार में तो ये जो दस्तर लगा हुआ था, सुपरा जिसको कहते हैं, वहाँ फ्रूट भी थे, खजूरें चीज, लस्सी, लब्बन वगैरह ये सब चीज़ें होती थी। उसी तरह इफ्तार सब मिल के करते थे। अच्छा महसूस होता था, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज, फिर इसके बाद ईशा की नमाज, फिर तरावी के बाद वहीं रेस्टोरेंटों में हमने खाना। अच्छा एक बात साहब ये बताइएगा कि कुछ हमें अपने बचपन की लड़कपन की कुछ बातें बताएं कि रोज़ा रखा हो, कुछ लड़कपन में कुछ आपने रोज़ा रखा हो, पानी पी लिया हो, तो ऐसा कोई लड़कपन की बातें बताएं प्लीज। हाँ, वहाँ बचपन में जो रोज़ा रखते थे तो फिर बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि रोज़ा रख के खेलने चले जाते थे। हाँ। सुबह फौरन जल्दी खेलने चले जाते थे। फिर उस वक्त बहुत प्यास लग जाती थी, बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी रोज़ा तोड़ा नहीं, मुझे नहीं याद है कि मैंने रोज़ा तोड़ा हो। इकबाल भाई ये बताइएगा कि लोगों को कारोबार करने के लिए क्या कारोबार में तरक्की करने के लिए कौन सा स्टेप आगे जानी चाहिए? देखिए, कारोबार अगर आपको बढ़ाना है, तरक्की करना है ना, तो उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ, जो बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान होता है ना, जो बहुत ज़्यादा मेहनती, वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं करता। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ या आपको हैरत हो रही है, वजह बताऊँ क्यों? कि जो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है वो सब काम खुद करता है, किसी को काम, अपनी टीम नहीं बना पाता, किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करता, तो उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस कभी कभी वो माइनस पॉइंट बन जाती है बिजनेस के अंदर। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, और टीम आपकी मेहनती आदमी बना नहीं पाता, उसलिए वो हर काम खुद करता है तो उसकी टीम नहीं बनती। तो सबसे पहले आप अगर आप बहुत मेहनती हो तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लो कि मुझे किस तरह काम करना है, उसकी टीम बनानी पड़ेगी, भरोसा करना पड़ेगा, और फिर अपनी टीम को साथ आप चलो, इस तरह चलो कि उनको पावर दो, उन पे ट्रस्ट करो, और उनको ये एहसास दे रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को कि आप किसी भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, आपका बॉस आपके साथ है। तो जब आप उसके दिमाग में हो जाएगा कि बस मुझे जो भी करना है इसी कंपनी में करना है, तो वो दिन रात मेहनत करके आपकी कंपनी को ऊपर लेकर आएंगे। और जब वो अच्छा काम करें, उनकी पीठ थपथपाएं, उनको हौसला दें, उनकी इंकरेज करें, तो वही आपकी टीम आपको ऊपर लेकर जाएगी। अच्छा, आप तेरी के दस्तरखान पे तो आप क्या चीज़ पसंद है इस वक्त? क्या जबरदस्त दस्तरखान लगा हुआ है? बस इस वक्त तो मुझे निहारी अच्छी लगेगी, ज़्यादा निहारी खाऊंगा मैं। तो निहारी खाएंगे तो घर वाले लगाती हूँ क्या आप सही करके बाहर आ गए? नहीं, आज मैंने फर्स्ट सेहरी मेरी घर के बाहर है आज पूरे रमज़ान में, और मैंने कहा था कि मैं बाहर करके आऊँगा। मैंने सुना कि सहरी के वक्त तो आप अंडा आमलेट खाते हैं और बड़ा एंजॉय करके खाते हैं, अंडा आमलेट है। नहीं, आमलेट खाता हूँ लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। सेहरी में तो जो यानी लाइट में ज़्यादा खाता हूँ, आमलेट भी एक तरह से लाइट होता है। आमलेट खा ले, हाँ लस्सी में पी लेता हूँ, क्योंकि दिन में प्यास, क्योंकि मुझे ऑफिस पे मैं रमज़ान में भी जल्दी आ जाता हूँ, तो टाइम नहीं है इतना, तो फिर प्यास वगैरह लगने का खौफ रहता है ज़्यादा, तो इसलिए ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाता हूँ लस्सी में, खासकर लस्सी दही हो गई। इकबाल एडवानी साहब मौजूद थे और ये सहरी का वक्त तो हो चुका है। मैं भी चाह रहा हूँ कि सहरी जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बातों बातों में सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए, हम पर भी गुनाह हो और हमारी वजह से सामने वाले पर भी हो। तो हम ये नहीं चाहेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि जल्दी से चलो सहरी करते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो आज की सहरी से आपने मेहरबान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, हम करते हैं सहरी। अल्लाह हाफिज़।